वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज ब्लॉग एंड पोएट्री। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताऊंगी। यानी कि मैं आप लोग को ले चलूंगी सरसों के खेत में। चना, मटर, गोभी, आलू, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी, जिसमें बिना यूरिया, बिना खाद के जो चीज़ें उत्पादित हो जाती हैं, यानी शुद्ध तरीके से। तो बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। इतना मेहनत लगता है, मतलब रात को 12 फ्रेंड्स, मैं आपको अपने नंदोई जी से मिलवाने जा रही हूँ। तो जिया जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। तो हम जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी। ऑर्गेनिक खेती खेत में ही चल के समझा जा सकता है। जी, तो दोस्तों अब हम खेत में चलेंगे और फिर से आपको दिखाएंगे इन खेतों का खूबसूरत नज़ारा, और जिया जी के साथ ऑर्गेनिक खेती समझेंगे। फन बहुत है, लोग चर्चा बहुत करते हैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में, जी लेकिन बस ये ऐसे है कि हमें किसी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। जी और जो इसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं, जी बीमारियां होती हैं, उनके इलाज के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना है। रसायन जो होते हैं हमारे शरीर पे हम लोग महसूस नहीं करते, लेकिन तमाम जो बीमारियां हैं हम जो हमारे अंदर एक रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो घटती जा रही है, जी और वो इन्हीं रसायनों की वजह से है जी जी कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और इतना धीमे धीमे पड़ता है कि हमें पता नहीं चलता है। कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब इन्हीं रसायनों का दुष्प्रभाव है जो पीढ़ीगत रूप से आगे बढ़ता चला जाता है, वो हमें पता नहीं चलता। तो आप क्या करते हैं इनके कीड़े वगैरह हटाने के लिए? जब अगर हम इन पे छिड़काव नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे इसको अब मैनेज तो करते हैं? तमाम ऑर्गेनिक खेती के लिए इन्हीं के मैं आपको बताऊं, चना आप देख रहे हैं, जी इनमें चने की फलियों में भी फूल रहे हैं। ये जी चने की फलियों में हम जब पढ़ते थे तब देखते थे कि इसमें चने की फलियों में वो लगते थे कीड़े हरे वाले। हाँ, हरे वाले हाँ, हरे हरे कीड़े, आप जगह चने की फलियाँ निकाले तो हरे हरे कीड़े होते थे। उन्हीं कीड़ों से जी वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता था। अब जो दवाएं बनती हैं उनका छिड़काव कर दिया जाता है तो वो कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये अभी जो गोमूत्र और जीवामृत जिसको बोलते हैं, उनके छिड़काव से कीड़े या जो इसकी बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। मतलब रसायन का प्रभाव नहीं होता है, तो सिर्फ अब जो कौन सा नाम लिए? जीवामृत। तो वो भी लिक्विड में ही होता है, लिक्विड में गोमूत्र और उसको मिक्स करके? हाँ, हाँ। इस नीम की पत्तियां, नीम की खली, इनको हम्म, इनको मिक्स करके अच्छा। उनका यूज करते हैं। तो तो ये आप वो लोग घर पे बनवाते हैं? घर पे ही बनता है, जी। वो घर पे ही बनता है। तो इसका कौन डिसाइड करेगा कि कौन कितना सब मात्रा में हर रहेगा? चीज़ की मात्रा प्रेस्क्राइब्ड होती है। अच्छा। आप अगर जितना आपकी खेती जितनी है उसके हिसाब से हम्म आप मात्रा जो है, गोमूत्र व्यर्थ जाता है तो उसको इकट्ठा किया जाता हम्म है। उसी तरीके से उसमें जो है नीम की पत्तियाँ, हम्म नीम की खली पानी में कुछ दिन उसको सड़ा करके, हम्म तो ये इसका प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से वो तैयार होता है हम्म। और मशीनों से उनका छिड़काव कर दिया जाता है। तो किससे जानकारी ये सब इकट्ठा किए हैं आप लोग, कहाँ से, कैसे? आप तमाम इस पे किताबें हैं निकली जी हुई। अभी आपके इस ब्लॉग में 10 मिनट की बातचीत में हम ये जानकारी पूरा डिटेल नहीं दे पाएंगे, लेकिन जी। संकेत ये है कि ये सारी चीज़ें हैं, प्रेस्क्राइब्ड है। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड इनका है। जो है तमाम वैज्ञानिकों ने जो हम्म इस पे काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, हम्म जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं। हम्म। अभी तो आप तो एक इसकी आप कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक बाढ़ आ गई है। जी, हर ऑर्गेनिक जगह खेती। लोग जो है हाँ, अब इसी की और जो खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भाग रहे हैं। एक्चुअली और इसमें ज़्यादा पैदावार तो नहीं हो पाता है। हाँ, ये है प्रोडक्शन। हाँ। आपको जो यूरिया का छिड़काव आप करते थे, जो हम्म खाद डालते थे, हम्म। तो उसकी तुलना में प्रोडक्शन रेट कम होता है। कम होता अगर है। किसी को खेती ये है कि नहीं हमें शुद्ध ज़्यादा खाद। प्रोडक्शन करके वो करना है, हम्म। तो प्रोडक्शन का रेट तो कम होता है, जी लेकिन
शुद्धता की वजह से जो भी आप प्रोडक्शन आप करते हैं उसका मार्केट इतना है हम्म कि डिमांड भी उसकी ज़्यादा है, हम्म तो रेट भी उसका ज़्यादा मिलता है। अच्छा, तो जो प्रोडक्टिविटी कम होती है उसका लेकिन रेट कंपनसेशन, तो आपका हाई रहेगा, तो मतलब कुल मिला जुला के इक्वल ही हो तो जाता वो है। कंपनसेशन हो जाता है। जी। तो शुरुआत में साल 2 साल जो मिट्टी खाद की आदी हो चुकी है, जो फर्टिलाइज़र की आदी हो चुकी है, हम्म उस मिट्टी को ऑर्गेनिक के रूप में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। थोड़ा उसको 2-3 साल उसकी मिट्टी के साथ जो जैविक गोबर डालना पड़ता है। प्रक्रिया है, गोबर ही से नहीं, हम्म तमाम ये जो खरपतवार हैं हम्म उनके साथ उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाना, और कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, कोई भी पढ़ सकता है गोबर ना। और यूं ही वो नहीं पड़ता, हम्म उसको कंपोस्ट बनाया जाता है गड्ढों में रख करके। अच्छा। उसका जो है जब एक पीरियड होता है, आप मान के चलिए कि 80 से 90 दिन का पीरियड होता है, हम्म कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया होती है। उसके ज़रिए वो जब वो तैयार हो जाता है तब वो खेतों में डाल के अच्छा। उनको बराबर से वो किया जाता है, हम्म तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है अच्छा अच्छा। खेत की। तो फर्टिलिटी बढ़ती है, जाहिर है प्रोडक्शन बढ़ेगा। बचपन में आपको याद होगा, अगर आपने देखा हो, केंचुए गांव में चलते हाँ, थे केचुए बरसात में, वही वो फर्टाइल करने के काम आते हैं। वो जो है वो क्या करते हैं, हम्म केंचुओं को हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें बताया जाता था कि ये किसानों के मित्र हैं। हम्म किसानों के मित्र कैसे हैं? केंचुआ सिर्फ मिट्टी खाता है हम्म और मिट्टी बाहर निकालता है। हम्म तो वो जो मिट्टी बाहर निकालता है हम्म वो भुरभुरी होती है हम्म। और उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती ज्यादा है। हो जाती है। तो उसी को कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट पैदा करना। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट। हाँ। और उसको जो है जितना ज़्यादा आपके खेतों में होंगे वो, हम्म उतना जो है खेतों की फर्टिलिटी बढ़ती जाती है। हम्म तो ये एक तरीका होता है। हम्म और हमारे आपके घरों में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं से होता है। हम्म। हम आमतौर पे सब्जियां जो है जैसे लाते यूरिया हैं, खाद पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे अच्छा है कोई कि गाय ज़रूरत गोबर नहीं का? है, कोई कोई ज़रूरत ज़रूरत ही नहीं नहीं है। है। वो तो हम पैसा देके, जैसे होता है ना जहर खरीदना, तो हम्म। हम पैसा देके यूरिया खरीद रहे हैं या पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं, डाल रहे हैं, हम्म। तो पैसा देके जहर खरीद रहे हैं। तो उससे अच्छा गौमूत्र खरीद के आप छिड़काव कर देते तो ज़्यादा अच्छा है। गोमूत्र खरीदिए क्यों, गाय अगर संभव है, हाँ। अगर आप खेत रखते हैं, हम्म खेती करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा हिस्सा ही तो लगता है कि गाय पाल लीजिए। एक गाय पे हम्म 1 बीघे की खेती कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक एक गाय पे हाँ, एक एक बीघे गाय की पालिए और खेती। 1 बीघे खेती कर सकते हैं, बिना जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए, सिर्फ अच्छा। उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके जरिए। तो अच्छा। आप अगर खेत है आपके पास और आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जी। तो आपके पास तो सबसे अच्छा है कि भाई गाय पाल लीजिए। एक कोने में एक कार्नर पे कहीं आप गौशाला बना लेंगे, हम्म और आप देखेंगे लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं उन्होंने इस तरीके से उसकी व्यवस्था बना रखी है जी। कि गाय का गौमूत्र हम्म और उसका गोबर हम्म जो हम लोग वो धुलते हैं उनको, वो भी तो एक तरीके से जो गाय का गोबर है उसको धुल के जब बाहर निकले, तो वो इस तरीके से उन्होंने बना रखा है हम्म। कि ड्रेनेज सिस्टम से वो आकर सीधे के खेतों में आपके जाए। खेतों में जाता है। जी। ये सारा हिस्सा है। अच्छा, ये ये सब छोटा, सोच के बनाया गया है। हाँ, ये भी एक उसका हिस्सा है। छोटा सा तालाब हो, तालाब के फायदे ये हैं कि जी। आपका जो वाटर लेवल है, हम्म जहाँ पे आप सिंचाई के लिए जो व्यवस्था हाँ रखते जी। हैं, बोरिंग है, हाँ। तो जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल आपका वो कम नहीं होता है। वाटर एक लेवल, तालाब हाँ, से, तालाब जो है वाटर लेवल मेंटेन रखता है और आपका। हर जगह नमी बनी रहेगी इससे। हाँ, और ये तालाब जो मैंने अभी बताया आपको ना, कि गोमूत्र और उसका गोबर का, जी। और राजस्थान के कुछ किसानों ने कर रखा, बहुत अच्छी व्यवस्था वो है हम्म कि वो अपनी गौशाला से जी। सीधा ड्रेनेज सिस्टम निकालते हैं अच्छा, और और तालाब में। तालाब में। तो वो जो गोमूत्र और गाय का गोबर है वो तालाब में इकट्ठा होता है, जी। और इसी से जो है वो खेतों की सिंचाई करते हैं। तो इस तो तालाब का पानी मतलब ये सिंचाई करने के लिए ही नहीं, बनाया इसमें गया, मेन मछलियाँ हैं। पर्पस। नहीं, हम्म ये मछलियाँ हैं। अभी इसकी नौबत नहीं आई कि मुझे तालाब से सिंचाई करनी हो। अच्छा। जो वाटर लेवल है अभी मेंटेन है, हम्म और इसमें अभी जो पर्पज है, इसमें सिर्फ फिशरी है, अच्छा। मछलियाँ हैं। हाँ, फिशिंग पर्पस है। हाँ, और इतना जो तालाब है, हम्म अगर कोई आदमी करना चाहे हम्म ढंग से, तो हम्म। बड़े आराम से तो जो इसमें फिशिंग दो, बड़े अच्छे से हो हाँ सकता है। हाँ, 2.5 लाख 3 लाख की मछलियाँ इनमें जो है वो कर सकता है। तो मछलियों के लिए भी तो उनके खाने का अलग से कोई चारा यही वारा होता होगा। ये जो उनका आप जो ऑर्गेनिक पत्ते हैं, या जी। जो आपके
गोमूत्र हैं, ये भी इनका ये चारा है। आहार है इनका, हाँ, मछलियों का। ये सब ये मछलियों के लिए हम्म आसपास के जो पत्ते हम्म। खाद, ये यही खाद का काम करता है। अभी इसमें जिया जी ने हमें कितनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर पॉसिबल हो तो आप भी ऑर्गेनिक खेती अपने घर कराइए और शुद्ध और भोजन करिए। इसके साथ ही सबसे मिलते बड़ी हैं समस्या जी। होती है लोगों के पास कि उतनी जमीन या उतनी जगह हो कि वो खेती कर सके। अगर कोई खेती कर रहा है, जी। थोड़ी मोड़ी खेती है, तो ज़रूरत उसी बात की है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, अच्छा, ऑर्गेनिक खुद के फार्मिंग खाने के लिए। जी, खुद के इतना तो खाने मिल के जाएगा कि आप खुद खा सकते हैं। जी। आप व्यापार न करें, जी। उसको कमर्शियल न करें, तो खुद को खाने के लिए उपयोग करिए, तब भी एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर छोटे में है तो आप अपने अपने खाने लिए के तो लिए यूज़ करिए, अपने के लिए यूज़ करिए। एटलीस्ट अपने लिए शुद्ध हाँ, खाइए, शुद्ध खाइए और शुद्ध शुद्ध सब्जियां रहिए। खाइए, जी। शुद्ध अनाज खाइए। जी। हमारे इतने कैंपस में जितना होता है हमारे अपने परिवार के लिए पर्याप्त है। जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर कमर्शलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं खुद के लिए शुद्ध तो खा रहा हूँ। जी। जी। इतनी भी अगर कोशिश की जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो थैंक यू जिया जी इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आपको करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपको नेक्स्ट अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।